अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी की। सही है, काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात करने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रोटेटिंग फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। सही है, रोटेटिंग फ्रेम से मुराद ये है कि अगर हम लोग एक्स, ये मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सेस आ गया, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई। सही है, उसके बाद हल्का सा इधर घुमा दूँ किसी भी एंगल थीटा से। सही है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स, नया एक्स, ये हो जाएगा नया वाला वाई, ये हो जाएगा नया वाला जेड। सही है, और जो एंगल होगा थीटा हो जाएगा और बाकी जो दूसरी चीज़ें कहलाएंगी वो कहलाएंगी आर पी, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ये होगा। सही है, ये वाली बात कर रहे हैं। हम लोग को पता है एक फ्रेम हम लोग ने इनिशियल फ्रेम लिया हुआ है जो कि हम लोग इसको बी से ले रहे हैं। बी हमारा इनिशियल फ्रेम है जो कि इनिशियली था हमारे पास, और ए जो था हमारे पास न्यू फ्रेम है जो कि रोटेट होने के बाद आया डैश वाला। सही है, ये चीज़ याद रखनी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे लेट ए इक्वल टू नॉन इनिशियल फ्रेम, ये आगे बढ़ सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं, मसला नहीं है। और बी इक्वल टू इनिशियल फ्रेम, तो ये पहला वाला फ्रेम। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को उसकी किसी भी चीज़ की कंपोनेंट बताना है, किसी भी चीज़ के डायरेक्शन या कंपोनेंट वेलोसिटी कहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर बताना है किसके लिहाज से, बी के इनिशियल फ्रेम के लिहाज से। तो मैं क्या करूँगा, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ई, वो किस पर डिफाइन करेगा, इन इनिशियल फ्रेम ऑफ बी के अंदर वो कंपोनेंट कैसे, वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, आर से डिफाइन करते हैं ना भाई। और आर जो होता है वो होता है एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, है ना। ये किसके लिए हो गया, इनिशियल रेफरेंस फ्रेम के लिए। अब मैं बोलूँगा कि इनिशियल रेफरेंस फ्रेम के लिए तो ये एंगल सही है क्योंकि इस एंगल के अंदर ना मूवमेंट है ना फिर कुछ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी के अंदर पोजीशन बताओ जब वो घूमने लग गया नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर। तो मैं वापस से बात करूँगा, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर पी इन ए की बात करूँगा क्योंकि वो नॉन इनिशियल फ्रेम है। जब ए की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि वो भी आर से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक्स डैश आ जाएगा क्योंकि पहले तो एक्स था, अब एक्स प्लेन की जगह पे एक्स डैश प्लेन आ गया और वो घूम रहा है, मतलब जो उसकी आई की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं आई को भी डैश दे देता हूँ, मैं लूँगा आई डैश कैप प्लस का वाई जे डैश डैश कैप प्लस का जेड डैश के कैप डैश, है ना। ये मेरे पास दूसरा फ्रेम आ जाएगा रेफरेंस। अब मैं बोलूँगा कि भाई इसके अंदर इन रोटेटिंग फ्रेम ए इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा देखो, एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब रोटेटिंग हो रही है फ्रेम की, रोटेटिंग फ्रेम में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई जे के। सही है, इसका मैं डैश 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 की रोटेटिंग वेक्टर ये वाले ना, आई जे के आर जो है ना वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब जो उनका जो मैग्नीट्यूड है एक्स वाई जेड वो कांस्टेंट है, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जैसे कि आई आई जो है वो आई डैश में तब्दील हो रहा है, उसके बाद वो हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दे आर कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट बट चेंजिंग इन डायरेक्शन। सही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, रोटेट हो रहे हैं, रोटेट होते 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 डायरेक्शन चेंज होगी। सही है भाई। जबकि हम लोग इनिशियल फ्रेम की बात करें ए वाले के लिए, तो अगर मैं बी वाले के लिए बात करूँ इनिशियल फ्रेम के लिए तो क्या होगा, उसकी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, उसके यूनिट वेक्टर जो है हम लोग देख चुके हैं ऊपर, वो है आई जे और के। इसके अंदर वो खुद भी कांस्टेंट है। सही है,
दे आर कांस्टेंट। और रोटेट कर रहे हैं नहीं, वो रोटेट भी नहीं कर रहे, तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट होगी। दो चीज़ें उसकी कांस्टेंट आ जाएगी। सही है, तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आई ई उसकी जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, कॉमा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, कॉमा डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू टी यूनिट वेक्टर का, वो जीरो के इक्वल है। क्योंकि जब एक चीज़ कहीं पे हिली नहीं है, एक चीज़ एक जगह पे पड़ी हुई है, तो उसका डेरिवेटिव भी जब रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो ही आना चाहिए ना। ये वाली बात ये बता रहा है बस वो। सही है, अब हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, इनिशियल फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी अगर घूमते वक्त जो निकले, लेकिन जब जैसे 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 ही घूमना शुरू होगा, ये जो फ्रेम था मैंने बनाया था, ये हल्के से एंगल से घूमना शुरू हुआ थीटा के, तो उसका जो एंगल नया बनेगा वो चेंज हो जाएगा। सही है, मैं कहूँगा कि जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, सबसे पहले तो आर लेते हैं। आर क्या है? आर इसका इनिशियल फ्रेम वेक्टर है, जो कि वी बी के लिए लिख रहे थे ना, वी बी के लिए। सबसे पहले तो हम लोग बी की बात करते हैं, तो बी रोटेटिंग फ्रेम के हिसाब से वी बी के मतलब ये वी आर जो हो जाएगा। आर आर क्या था इसका? वो था एक्स ऑफ डैश ऑफ आई ऑफ डैश प्लस वाई ऑफ डैश ऑफ जे ऑफ डैश प्लस जेड ऑफ डैश ऑफ के ऑफ डैश, है ना। अगर उसका डेरिवेटिव लो आर का रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा वी ऑफ बी। सादा रोटेटिंग फ्रेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ भी टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, ये भी आई भी चेंज हो रहा है, दोनों दोनों चेंज हो रहे हैं रिस्पेक्ट से टाइम। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो घूम रहा है तो एक्सिस भी चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे घूम रहा है पोजीशन तो वेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो ये यू डॉट बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब कि डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स ऑफ आई ऑफ जे ऑफ आई प्लस दिस प्लस जेड इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स ऑफ डैश आई ऑफ डैश प्लस डी, एक्स को सादा बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी टी ऑफ आई ऑफ डैश प्लस वाई डी अपॉन डी टी ऑफ वाई ऑफ डैश, उसके बाद साथ में जे ऑफ डैश प्लस डी वाई बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी टी ऑफ जे ऑफ डैश कैप प्लस जेड डी अपॉन डी टी ऑफ जेड डैश डॉट साथ में के डैश प्लस जेड को बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी टी ऑफ के। सही है, अब सारे के सारे एक्स वाले जो है ना एक साथ ले आते हैं हम लोग, जो कि डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स ऑफ डैश आई ऑफ डैश प्लस का डी अपॉन डी टी ऑफ वाई ऑफ डैश जे ऑफ के प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ जेड ऑफ डैश के ऑफ डैश प्लस का आगे के जो बचे हुए हमारे पास क्या थे, एक्स ऑफ डैश ऑफ डी ऑफ जे ऑफ डैश अपॉन आई ऑफ सॉरी आई ऑफ डैश प्लस एक्स वाई ऑफ डैश डी ऑफ जे ऑफ डैश डिवाइड बाई डी टी प्लस का जेड ऑफ जेड ऑफ डैश डी ऑफ के डिवाइड बाई डी टी। सही है भाई, ये मैंने एक जगह पे कर ली है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जिसके अंदर जो रोटेटिंग चेंज आ रहा है, मतलब कि जो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमने लिया है, ये एक ऐसा चेंज है जो कि रोटेटिंग फ्रेम में बता रहा है। मतलब कि हमारे पास जो ये वाले चेंज है ना, ये तीनों चेंज है। ये किसका है? ये बता रहा है कि जे का वेक्टर यूनिट वेक्टर सेम है। क्या चीज़ चेंज हो रही है? ये जो ऊपर वाली बात करी थी उसमें, ऊपर क्या बोल रहा है? ऊपर बोल रहा है कि इन यूनिट वेक्टर ऑफ ए कॉन्स्ट, मतलब जो रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वाला है, रोटेटिंग वाले के अंदर जो
डायरेक्शन है वो भी डेरिवेटिव के साथ चेंज हो रही है, और जो उसकी जो यूनिट वेक्टर है वो कांस्टेंट है, मतलब आई जे की कांस्टेंट है। ये देखो, इसमें आई जे के कांस्टेंट है, लेकिन जो एक्स प्लेन है, एक्स वाला प्लेन, वाई वाला प्लेन और जेड वाला प्लेन, ये आई जे के कांस्टेंट है, वाई वाला प्लेन ये चेंज हो जाता है। मैं कह सकता हूँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू वी ऑफ ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर डी ऑफ आर डिवाइड बाई डी टी, कौन सा वाला, ए वाला। सही है, ये सारा इन तीनों चीज़ों के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी टी, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये तीनों के तीनों इसके इक्वल हो जाएगा ये। सही है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है। सही है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ आ रोटेटिंग पॉइंट या पार्टिकल क्या होती है, हम लोग को पता है कि भाई वो होती है, वेलोसिटी जो होती है आर, और आर टाइम्स ओमेगा, है ना। रोटेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, आर टाइम्स ओमेगा, या फिर वेलोसिटी वी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होती है। सही है, आगे बात करते हैं। ये वाली चीज़ याद रखनी है, आर टाइम्स ओमेगा। सही है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू आई की और जे की और के की, तो फिर जो आर है, इसमें जो आर है वो आर जो है हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम में चेंज हो रहा है। आर का मतलब क्या है, वो हमारे पास आई डैश प्लस का जे डैश, इसके जो चेंजिंग वेक्टर है इसके अंदर है, ये देखो आई जे के। सही है, ये जो है चेंजिंग वेक्टर है, या फिर चेंजिंग वेक्टर हो रहा है। तो मुझे ये वाली चीज़ जो बाकी बची थी, ये वाली आई, ये वाला मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा एक्स, इसको मैं ले लेता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डी अपॉन डी टी ऑफ आई ऑफ कैप इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि यूनिट वेक्टर है आई का, प्लस इक्वल टू, मतलब कॉमा, डी अपॉन डी टी ऑफ जे कैप इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो ओमेगा है, रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय जे कैप। उसके बाद डी अपॉन डी टी ऑफ जेड इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय जेड कैप। सही है, ये जो तीन चीज़ें आई है मैं डालूंगा इस वाली इक्वेशन में, एक दो ऊपर वाली में। सही है, जो ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ इसमें डालूंगा, ये तीनों में। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आई वाली, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अच्छा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो उस तरफ था, उस तरफ मेरे पास वी ऑफ बी था, या फिर वी ऑफ बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी ऑफ बी को मैं लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी ऑफ बी। सही है, इक्वल टू, ये हमने क्या निकाला, ये सब कुछ निकाल लिया, तो वी ये हो गया डी आर अपॉन डी टी ऑफ ए, प्लस इन सब में से मैं ओमेगा कॉमन निकाल लेता हूँ। सही है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, मतलब इसकी जगह पे जो ओमेगा डलेगा, ओमेगा 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 कॉमन निकालूंगा तो ओमेगा कॉमन आ गया। सही है, और डेरिवेटिव की बात क्या बच गया, डेरिवेटिव तो हम लोग के पास एक्स एक्स बच गया, वाई बच गया और जेड बच गया, मतलब एक्स वाला बच गया, तो उसके साथ जो है ये वाली आई कैप भी आएगी, क्योंकि आई कैप बच गई थी, प्लस का वाई जे कैप बच गया डैश वाला, प्लस का जेड के कैप बच गया। सही है, ये मेरे पास ये चीज़ बच गई है। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, जो कि हमारे पास ये रहा आर, ये देखो ये आर डिफाइन किया हुआ है, नंबर 2 वाला रूट फ्रेम वाला वी ऑफ ए हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये हम लोग इसको डिफाइन करके ले सकते हैं कि वी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, या फिर डी अपॉन डी टी ऑफ आर ऑफ बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ
वी ऑफ आर ऑफ ए इक्वल प्लस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा, क्रॉस है ये देखो, सही है भाई, ये क्या हो जाएगा आर, सही है, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम लोग जो इसकी इक्वेशन है इसको हम लोग पुट कर देंगे अब इक्वेशन इन 5, सही है भाई। अच्छा भाई जब ये हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा वी ऑफ बी इक्वल टू वी ऑफ ए प्लस का ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, सही है भाई, ये मेरे पास आ गया। हमने एक इक्वेशन जो लिखी थी डी अपॉन डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वी बी, सही है, मतलब कि हम लोग इसकी एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन का ये होता है डी अपॉन डी टी ऑफ क्या वी ऑफ ए प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ बी, वी ऑफ बी कैसे आया यहाँ पे, ये तो ये था आर ऑफ बी, सही है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा वी ऑफ बी हो जाएगा, सही है। इस तरीके से मेरे पास ये आर ऑफ बी आ गया, सही है। अगर वी ऑफ बी सी एस में लिख देता हूँ, यहाँ पे वी ऑफ बी आएगा ना, वी ऑफ बी है, ये मेरे पास ये आ रहा है कहाँ से, आगे चलते हैं तो ये ए के लिहाज से अगर मैं इसके अंदर वो वैल्यू वाली वैल्यू पुट कर दूँ वी ऑफ बी की, तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी ऑफ बी इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वी है डी अपॉन डी टी वी ऑफ ए प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, सही है, उसके बाद प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ बी वो सॉरी वी ऑफ ए प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, सही है, ये चीज़ आ गई। अब हमें पता है कि भाई डी ऑफ वी ऑफ बी या डी ऑफ वी ऑफ ए सेक्टर करने के बाद हमारे पास आसान सा ये होता है कि यूनिट वेक्टर हम लोग इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी वी ऑफ बी, बी वाला, और उसके बाद इसको मैं अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा कि डी ऑफ वी ऑफ ए पहले, सही है, प्लस अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले पहले जो होगा ये लगेगा डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा के साथ लगेगा, क्रॉस में आर बाहर आ जाएगा, सही है, इसको अगर मैं लिखूँ तो ओमेगा क्रॉस आर, फिर प्लस पहले ये डी इसके साथ लगेगा फिर ये डी इसके साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन ओमेगा तो बाहर लिख देते हैं क्रॉस लगा के, डी अपॉन डी टी ऑफ आर, सही है, और प्लस लगाते हैं फिर। अच्छा ये आर जो हो ये ए वाले का आर है ना, क्योंकि ए वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है, ये अभी हम लोग आगे जाके लिखते हैं क्योंकि ये ए वाले की बात कर रहे हैं और ये भी जो ए से बना था ये आर जो है ना। अच्छा भाई अब आगे बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस ओमेगा की जगह पे ओमेगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ ए प्लस वापस से ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टाइम्स आर, सही है, ये हमारे पास एक चीज़ बन गई जो कि ये वाली बात कह रही है कि सही है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर फिर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। अच्छा भाई अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कह सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी, सही है भाई, इसको मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए डी अपॉन डी टी वेलोसिटी का एक्सेलरेशन होता है, प्लस ओमेगा जो है डी अपॉन ये कितना हो जाएगा ये डी अपॉन डी टी ओमेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ खुद भी, इसको मैं ज़रा छोड़ देता हूँ अलग से, ये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ये क्या है ए के रिस्पेक्ट से, तो ये वी ऑफ ए हो जाएगा,
प्लस एक और वी है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ ए, है ना, ये हो जाएगा ए के। सही है। उसके बाद बचा क्या इसमें, मेरे पास ये बदला बच गया, तो मेरे पास ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर, और फिर आखिर में जो बच गया डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ ए, ये चीज़ बच गई। ये चीज़ लिख ली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास इसके बाद जगह पे ये चीज़ें आ गई। सही है। क्रॉस प्रोडक्ट है प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा, ये चीज़ आ गई है, ये ए बी के इक्वल है। अब हम लोग के पास इतना सा ये बन गया। अब हम लोग को बस डिफाइन करना है कि ये जो ए बी है, ये मेरे पास जो है ना एक्सेलरेशन है इन द स्टेशनरी इनिशियल फ्रेम, ये इनिशियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है। और ये जो है ए ये रोटेटिंग वाले का एक्सेलरेशन है। सही है भाई। उसके बाद ये वाली टर्म है 2 ओमेगा और वी ए, 2 ओमेगा वी ए जो है मेरे पास सीरियस एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ये पार्टिकल ये कब अपेयर होती है, ये जब भी अपेयर होती है जब हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम हो रहा होता है ना, जब फ्रेम रोटेट हो रहा होता है सीरियस एक्सेलरेशन जब ये आती है, उसके अलावा नहीं आती है। ये क्या है, ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सही है भाई, क्योंकि ए आर याद है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बड़ी थी। बाकी ये जो बचा ना, ये असल में हमारे पास आ रहा है कि टर्म एक्सेलरेशन ये है ड्यू टू चेंज ऑफ ओमेगा। ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज होता है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती रोटेटर फ्रेम की अगर कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूँ ओमेगा की जो ये जो घूमने वाली चीज़ है, ये एक ही कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली डेरिवेटिव ज़ीरो है इसके लिए। ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ओमेगा के साथ एक्सेलरेशन नहीं होता जब ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है। ये हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग इसकी एक कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इसका असल काम है जिसके लिए निकाला हमने ये। सही है। ये क्यों निकाला हमने, ये इतनी लंबी जो पंचायती करी है क्यों की है, क्योंकि हम लोग को ये करना है। तो हम लोग इसके अंदर एक रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस की बात करते हैं। सही है। थ्रो एंगल ऑफ थीटा की बात करते हैं, एक एंगल ऑफ थीटा की वजह से एक्सिस जेड पे रोटेट कर रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये आ गया पहला, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई। उसके बाद एक पॉइंट है पी, और उसके बाद ये थीटा के एंगल से इसमें एक्स डैश हो गया, ये थीटा के एंगल से वाई डैश हो गया। सही है भाई। पी जो है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये वापस से चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई कैस और जेड डैश। सही है भाई। अब जरा मैं इसके एंगल देख लेते हैं, ये कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है थीटा। सही है। तो जब ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको थोड़े से एंगल को चेंज या रिफ्लेक्ट करोगे। ये कितना एंगल हो जाएगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ जो ये एक्स से बन रहा है, एक्स के डबल सादे वाले डॉट से, ये हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये वाला जो जो डॉटिंग लाइन है वो ग्रीन वाला एंगल बना रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये देखो थीटा से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा ये कि टोटल कितना है 90, तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, ये एंगल लिख सकता हूँ। ये टोटल एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। सही है। और जो ये वाला एंगल होगा, ये पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो गया, यहाँ तक तो 90 है। और ये थीटा मूव हुआ है तो ये भी थीटा मूव हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई गेस ये दो एंगल देखने के हैं, बाकी आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हम लोग ने करना है कि इसकी प्रोजेक्ट हम लोग करना है लेट एक्स डैश रोटेशन हुई है,
जब रोटेशन एक्स डैश की हुई है, यहाँ से एक्स उठ के इधर आ गया है, हम लोग इसकी प्रोजेक्शन को देखते हुए करेंगे। प्रोजेक्शन किसकी देखेंगे, इस वाले की प्रोजेक्शन। पहले हम लोग एक्स डैश को देखेंगे, एक्स के ऊपर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, सही है भाई, प्लस प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन एक्स डैश एक्सिस, सही है भाई। तो नई जो एक्सिस बनी है इसके ऊपर हम दोनों एक्स और पुराने वाले वाई की प्रोजेक्शन देखेंगे। तो अगर मैं एक्स डैश की बात करूँ तो उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, डिस्टेंस कितना, ये देखो, ये हो जाएगी एक्स, क्योंकि एक्स के जगह पे एक्स होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स है। अब इसकी एंगल क्या होगा, अगर मैं देखूँ यहाँ से ये वाला फ्रेम के हिसाब से, तो इसका एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला थीटा का एंगल बन रहा है, नीचे वाला जो जितना भी हिस्सा है ये थीटा का एंगल है। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, सही है। प्लस अब ये प्रोजेक्शन ऑफ वाई के हिसाब से देख रहा हूँ कि इसके ऊपर और वाई का प्रोजेक्शन, मतलब ये जो लाइन जो मैं डॉटेड ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन से लेके वाई तक का एंगल कितना बन रहा है, तो मैं बोलूँगा वो बन रहा है कॉस, मतलब वाई के लिए लिहाज से बन रहा है, वो बन रहा है कॉस कितना, ये बन रहा है 90 माइनस थीटा, सही है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा का है। अच्छा, ये होता किस वजह से, देखो भाई ये आसान सा है। अगर मैं एक्स डैश की बात करूँ और एक्स की बात करूँ, ये थीटा की बात करूँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पर बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है एक्स, ये बेस हमारे पास एक्स जो है, हाइपोटेन्यूज जो है, ये जो एक्स है, अभी यहाँ पे आएगा तो हमारे पास ये एक्स की लेंथ तो एक्स ही रहेगी ना, लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि बेस जो है हम लोग को निकालना है जो कि एक्स डैश है, और जो कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये आया है, सही है, एंगल जो है थीटा का इस तरीके से ये बनाया है, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एक्स डैश। अब मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ, अब मैं वाई डैश की बात करता हूँ। वाई डैश के लिए क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई डैश एक्सिस प्लस प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन वाई एक्सिस। पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वाई, एक्स को एक्स के साथ करेंगे, तो एक्स को वाई के साथ भी करेंगे, तो वाई को वाई के साथ करेंगे, वाई को वाई के साथ भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू, अब हम लोग क्या ढूंढना है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स का प्रोजेक्शन देखना है वाई के एंगल के साथ। तो यहाँ पे एक्स के दरमियान और ये जो वाई डैश का जो एंगल बना है इसके दरमियान कितना एंगल का फ़र्क है, ये है 90 प्लस थीटा के। तो मैं कह दूँगा कॉस 90 प्लस थीटा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, वाई के प्रोजेक्शन के साथ कितना एंगल का डिफरेंस है? ये कितना एंगल है, ये तो अगर मैं बात करूँ ये वाला एंगल है, ये तो सिर्फ थीटा का एंगल है, छोटा सा लाल वाला। मैं कह सकता हूँ वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमें पता है कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सही है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, सही है। इस तरीके से मैंने इसमें डाला है कि पहले 90 डाला, फिर थीटा डाला, फिर 90 डाला, तो ये जो ज़ीरो हो गया ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस का साइन थीटा। अगर मैं कॉस अल्फ़ा की बात करूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बीच में बस साइन चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पॉजिटिव थीटा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो थोड़ा सॉल्व ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा, और z क्या है, z हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग z को z ही लिख देंगे। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं जिसके अंदर हमारे पास x y और z है। z जो है z प्लेन में है, यह है माइनस का x कॉस थीटा
प्लस का वाई, सॉरी ये है माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। ये है, ये कितना है, ये हमारे पास है एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, सही है, और जेड का जेड है। अब हमने इसको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं निकालूँ तो उसकी कैसे निकलेगी, हम लोग को मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये फॉर्म है, हम लोग सबसे पहले इसको लगाते हैं एक्स डैश वाई जेड डैश डैश, उसके बाद इसको इक्वल टू लिखते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो लिखते हैं सिर्फ, जो उसके साथ होते हैं एक्स वाले के साथ जो जो वैल्यू है। पहले है कॉस थीटा, दूसरा है साइन थीटा, यहाँ पे जेड नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जेड है तो जेड के लिए क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि जेड के साथ कितना है, वन, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई और जेड, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लूँगा y इक्वल टू ए ऑफ, इसको मैं a ले रहा हूँ, इसको मैं x ले रहा हूँ। अब हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है x इक्वल टू a का इन्वर्स ऑफ y। तो हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं a का इन्वर्स कैसे निकलता है। a का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a, सही है। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो मेरे को इस वाले का मॉड निकालना पड़ेगा। तो इसका मॉड निकालने के लिए मेरे को आसान सा पता है, ये होता है कॉस थीटा, और फिर इन दोनों को करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस 0 0 1, अगर मैं ऐसे कर लूँ माइनस का साइन थीटा, बीच वाले की साइन चेंज, उसके बाद माइनस का साइन थीटा, उसके बाद ये 0 0 एंड 1, और ये क्या है प्लस का 0 क्योंकि 0 है इधर आगे, सही है। तो इसका मॉड क्या निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ उसका मॉड ये होता है कॉस, और कॉस, और ये माइनस का नहीं लिख रहा है, माइनस का साइन, और ये साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे पास इसका मॉडुलस 1 निकल गया। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग को असल में निकालना होता है इसका ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। होता है कि किसी भी सी वेक्टर को, वेक्टर के मतलब सॉरी मैट्रिक्स के कोफिशिएंट जो है हमारे पास, उसको ट्रांसफॉर्म कर दें हम लोग। तो कैसे होता है वो हम लोग को पता है कि अगर एक मैट्रिक्स की रो है तो उसके अंदर हम लोग A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, उसके बाद A21 होता है, A31 होता है, A22 होता है, A32 होता है, A1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 3 3 3, सही है, ये होता है। तो हम लोग इसका जब एडजॉइंट निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं A11 के लिए क्या होता है, A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 याद आया। उसके बाद ये वाला और ये वाला काट देते हैं, फिर ये जो चार होते हैं हम लोग उसके अंदर से लिखते हैं, मतलब कि A11 की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अब पास cos थीटा 1 0 और 1, तो हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा 0 और 0 और 1। उसके बाद A1 और 2 कैसे निकालेंगे, ये होता है -1 1 + 2, सही है। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का साइन 1 और ये 0, तो ये माइनस का साइन थीटा और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 एंड 1। इस तरीके से हम लोग को A13 भी निकालूंगा, तो A13 -1 = 1 + 3, याद आया, इस तरीके से निकालना है, सही है। तो मैंने ये पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ रहे हैं कुछ ये, क्योंकि अगर मैं एक निकाल लेते हैं, एक पहला वाला निकाल लेते हैं A1 का, तो मेरे पास क्या है 1 की पावर 1, तो ये प्लस का बन जाएगा 1, सही है। ये हो जाएगा +1
और ये क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू कॉस थीटा। सही है, तो एक एल्स की जगह पे मैं कॉस थीटा लिख दूंगा। दूसरी वाली की बात करते हैं 1 और 2 की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+3 होता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -1, और साइन माइनस का होगा तो माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव। सही है। अच्छा भाई, अब मैं इसकी जो है ना एडजॉइंट निकालने इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज़ निकालूंगा और फिर डालूंगा। तो मैंने ये करा हुआ है पहले से, इस वजह से मैं वापस से एडजॉइंट या फिर नहीं निकालना, क्योंकि अगर मैं निकालने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा वीडियो के अंदर। इसका लिखला हुआ है मेरे पास, जो मैं बता देता हूँ वो क्या है। ये जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी मेरे पास निकला हुआ है, इसका कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, उसके बाद ज़ीरो साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर ज़ीरो, फिर ये आ गया ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, फिर ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास निकला हुआ है, ये जो कि 1 के इक्वल होता है। सही है, तो मैं कह सकते हैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अब मेरे को ये ए सी लिख लिया। अब मेरे को उसका एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट होता है इसका ट्रांसपोज के इक्वल। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये वाली कॉलम मैं ऐसे लिख दूंगा, तो सारे के सारे ये ऐसे लिख दूंगा। और इसको ट्रांसपोज का मतलब कि रो को इंटरचेंज करना है कॉलम से। तो रो इंटरचेंज और कॉलम कैसे इंटरचेंज होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं। सही है, उसके बाद इसको साइन को ऊपर लिख देते हैं, तो ये साइन का ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। सही है, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। सही है, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांसपोज बन गया। तो हम लोग इसका एडजॉइंट या फिर ए का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करूँगा, ए डी जे ऑफ ए डिवाइड बाय ए का एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट 1 आया था, तो हमारे पास सीधा सीधा जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। तो अब जब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया है, मैं इसको वापस से पुट करूँगा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला था पहले जो बना था, वो बना था मेरे पास वो बना था x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू एक्स ए सॉरी ए एक्स। अब मैं किस तरीके से पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू ए का इनवर्स ऑफ y। तो x क्या था मेरे पास, x था मेरे पास एक्स वाई जेड, है ना। ए इनवर्स मैंने क्या निकाला, अभी के अभी निकाला, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये है कॉस थीटा साइन थीटा ज़ीरो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। सही है, और y का क्या होगा, x के वाई जेड जेड के। सही है भाई। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, तो पहला क्या हो जाएगा x डैश, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, इस तरीके से। तो ये कॉस थीटा हो गया, तो उसके बाद प्लस बीच में वाई डैश साइन थीटा, और ज़ीरो मल्टीप्लाई ये ज़ीरो होता है। वाई की बात करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का एक्स डैश साइन थीटा प्लस का वाई डैश कॉस थीटा प्लस ज़ीरो। और जेड की बात करता हूँ, जेड हो जाएगा जेड डैश, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये होगा जेड डैश। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो हमारे पास आंसर इसका ये आ गया। रोटेशनली एंगल से हम लोग ने इसकी निकाल ली है। देखो ये इस तरीके से हमारे पास चेंज हो गई। ये है हमारे पास, अगर मैं इसे कॉपी करूँ ये, और इसमें कितना फ़र्क आया, ये देखो ये हमारे पास दो चीज़ों का फ़र्क आ गया इसके अंदर। क्या हुआ है, एक्स से जो है ना एक्स डैश बन गया है, माइनस का साइन, ज़्यादा तो फर्क नहीं आया हमारे पास, माइनस का साइन और कॉस ऊपर नीचे हो गया। बस ये चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में ये इस चीज़ का फ़र्क आया है। सही है, ये हम लोग इसके अंदर निकाल लेते हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं करना। आगे जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया आई गेस। इसके बाद हमारे पास रोटेशनली एंगल दिया हुआ है, कुछ फाई के रिस्पेक्ट से दिया हुआ है। तो फाई के रिस्पेक्ट से भी इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे कि हम लोग पहले इसको चेंज कर लेंगे, तो उसके बाद चेंज करने के बाद हम लोग वापस से निकालेंगे, तो हमारे पास ये वाला हो गया।
अब हम लोग के पास आगे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेंसर की एप्लीकेशन। तो वो उसके बाद जियोडेशन थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे कर लेते हैं। और फिर हम लोग आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा पॉइजन ब्रैकेट्स आ जाएंगे। पॉइजन ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या वो। और फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर लास्ट का कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक चैप्टर का सवाल है, वो देख लेंगे। बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके।